हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आप सबका चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि एकेडमिक कंटेंट के साथ साथ आपको इस चैनल के ऊपर और ऐसी बहुत सारे वीडियोस मिलने वाले हैं जो आपके सीए स्टूडेंट लाइफ एंड सीए प्रोफेशनल लाइफ दोनों में वैल्यू एडिशन करने वाले हैं। चलो, जैसा कि आप ऊपर देख ही रहे हो, जो मैंने एक बैनर लगा के रखा है छोटा सा, ये हमारी 2025 में मई 2025 में जो एग्ज़ाम होने वाली है सीए इंटरमीडिएट वाली, उसमें जो आपका ऑडिटिंग एंड एथिक्स का सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट की हम कंप्लीट रिवीजन मॉड्यूल से करने वाले हैं। तो मित्रों, हमने शुरू कर दिया है और शायद मैंने देखा नहीं अभी एग्जैक्टली, लेकिन 2 वीडियोस आपके लिए अवेलेबल हो चुके हैं। हाँ, 2 वीडियोस आपके लिए अवेलेबल हो चुके हैं। हमने पढ़ाई शुरू कर दी है चैप्टर नंबर 1 की, जो है आपका नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। ठीक है भाई साहब, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, वो मैं बताना चाहता हूँ। हम कौन सा स्टडी मटेरियल यूज कर रहे हैं? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का। तो हमारा जो एडिशन है वो है जुलाई 2024। ये जो जुलाई 2024 वाला एडिशन है, ये सबसे लेटेस्ट एडिशन आपके इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पर है। और यही जुलाई 2024 वाला एडिशन मई 25 और नवंबर 25 के लिए एप्लीकेबल होगा। अगर अभी मई के लिए तो ये एप्लीकेबल है, अगर मई एग्जाम के बाद कोई नया मटेरियल आता है तो वो अपडेट भी आपको मिल जाएगा इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे। लेकिन मई 2025 के लिए अभी ये वाला एडिशन एप्लीकेबल है, उसी को हम रेफर कर रहे हैं, उसी स्टडी मटेरियल में से हम लोग आपकी रिविजन शुरू कर रहे हैं, आपकी रिविजन शुरू कर दी है। ठीक है भाई साहब, हम लोगों ने पहले वीडियोस में क्या क्या देखा? कुल मिलाकर हमारे पास 2 मॉड्यूल्स है, 11 चैप्टर्स है। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 की रिवीजन शुरू कर दी है। चैप्टर नंबर 1 का नाम है नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। ये बातें एकदम बेसिक क्लियर हो गई है आपके सामने। उसके बाद अब मैं आपको लेके चलता हूँ हमारे प्यारे प्यारे इंडेक्स में। तो इंडेक्स में सबसे पहले मैं क्या कर देता हूँ, इंट्रोडक्शन हमने कवर कर लिया, ओरिजिन ऑफ ऑडिटिंग हमने रिवाइज कर लिया। इन ये 2 वीडियोस आपके लिए अवेलेबल हो चुके हैं। अब इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं टॉपिक नंबर 3, मीनिंग एंड नेचर ऑफ ऑडिटिंग। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि ये एकदम फाउंडेशनल टॉपिक है। क्योंकि इसमें कवर किया गया है मीनिंग एंड नेचर ऑफ ऑडिटिंग, बेसिकली द डेफिनेशन ऑफ ऑडिटिंग। तो डेफिनेशन ऑफ ऑडिटिंग है तो इसके ऊपर सवाल एग्जाम में बनते ही है। बहुत अलग अलग प्रकार के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में एक एग्जाम में सवाल इसके ऊपर आ सकते हैं। तो इसी टॉपिक को हम अभी इस वीडियो में रिवाइज करने वाले हैं। आ जाओ भाई साहब। लो जी, पहुंच गए हम लोग हमारे टॉपिक नंबर 3 के ऊपर, जो आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में पेज नंबर 1.5 के ऊपर है। तो यहाँ पर मैं पहले आपको स्ट्रक्चर बता देता हूँ। ये वाला जो पोर्शन है मित्रों आपका, ये 3 लाइन जो है, ये है आपकी डेफिनेशन। ठीक है भाई साहब, उसके बाद में उसके नीचे जो आपको ये यहां से शुरू होता है आपका डेफिनेशन का एक्सप्लेनेशन। ऑल राइट, ठीक है भाई साहब। तो सबसे पहला पॉइंट आपका आता है इंडिपेंडेंस वाला। ये है आपका पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 में आप डिस्कस करने वाले हो इंडिपेंडेंस के बारे में। ठीक है, इंडिपेंडेंस इज द की टॉपिक। पॉइंट नंबर 1 में फिर आपको आने वाला है, ये है आपका एग्जाम्पल नंबर 1 और ये है आपका एग्जाम्पल नंबर 2। इंडिपेंडेंस को एक्सप्लेन करने के लिए ये दोनों एग्जाम्पल्स यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने हमारे लिए दिए हैं। इन दोनों एग्जाम्पल्स में डिफरेंट सिनेरियोज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आता है आपका पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 2 में एंटिटी के बारे में इंफॉर्मेशन मिलने वाली है आपको, उसका लीगल स्टेटस, नेचर, साइज, फाइनेंशियल साइज, जितना भी होगा वो सारी चीज़ें। तीसरा पॉइंट आपका डिस्कस करने वाला है ऑडिटर के ओपिनियन के बारे में। ठीक है, तो डेफिनेशन जब हम पढ़ेंगे, उसको डिकोड करेंगे, तो 3 पॉइंट्स हमें मिल गए। कौन से? इंडिपेंडेंस, ऑडिट के डेफिनेशन में इंडिपेंडेंस के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद में एंटिटी के लीगल स्टेटस एंड फाइनेंशियल साइज के बारे में हम पढ़ेंगे। देन ऑडिटर के ओपिनियन के बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की गई है मित्रों, ये वाली जो इंफॉर्मेशन है, इसे क्या कहा जाता है? मैनेजमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, और ये वाली जो इंफॉर्मेशन आपको यहां पर दी गई है,
ये है रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द ऑडिटर, यानी ऑडिटर को कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं टू गैदर सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस एंड जनरेट रीजनेबल एश्योरेंस। इस तरीके से आपका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर दिया गया है डेफिनेशन वाली कॉन्सेप्ट का। आ जाओ जी, अब हम पढ़ते हैं डेफिनेशन, यानी रिवाइज करते हैं और फटाफट इस कॉन्सेप्ट को समाप्त करते हैं। सबसे पहले आप देखोगे मीनिंग एंड नेचर ऑफ ऑडिटिंग। तो सबसे पहले 3 लाइन की डेफिनेशन हम पढ़ते हैं। एन ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन of financial information of any entity, whether profit oriented or not, and irrespective of its size or legal form, when such an examination is conducted with a view to expressing an opinion thereon। इसका मतलब क्या हो गया? ऑडिट जो एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस का डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पे मिलता है। तो मित्रों, ऑडिट क्या है? ऑडिट एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है, ठीक है। ऑडिट क्या है? ऑडिट है इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। पहला पॉइंट हमें मिल गया। दूसरा, ठीक है, ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या हो गया हमारा? अब इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन किस बात का? तो भाई साहब, जितनी भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, उस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन किया जाता है, ठीक है। अब ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन किसकी हो सकती है? तो ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन किसी भी एंटिटी की हो सकती है, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या हो गया? एंटिटी, कोई भी एंटिटी हो सकती है। फिर यहाँ पर एंटिटी का डिस्क्रिप्शन आपको पॉइंट नंबर 4 में मिलता है, वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज और लीगल फॉर्म। तो हमारी जो ये प्यारी प्यारी एंटिटी है, वो आपकी बिजनेस एंटिटी भी हो सकती है, यानी कमर्शियल ट्रांजैक्शन करने वाली एंटिटी भी हो सकती है, या नॉन कमर्शियल ट्रांजैक्शन करने वाली भी एंटिटी हो सकती है। कमर्शियल ट्रांजैक्शन, नॉन कमर्शियल ट्रांजैक्शन, दोनों में फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जनरेट होती है, क्योंकि इकोनॉमिक रिसोर्सेज का इनफ्लो एंड आउटफ्लो होता है। तो ऐसे केसेस में आपको क्या क्या चीजें पता चली भाई साहब? ऑडिट जो है वो इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन होता है, ठीक है। कौन सी इंफॉर्मेशन का इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन? तो भाई साहब फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन किसकी? किसी भी एंटिटी की। उस एंटिटी का नेचर कैसे हो सकता है? वो एंटिटी प्रॉफिट ओरिएंटेड भी हो सकती है या फिर नॉट फॉर प्रॉफिट भी हो सकती है। उसके बाद में उस एंटिटी का साइज, यानी 100 करोड़ भी उसकी फाइनेंशियल साइज हो सकता है और 1 करोड़ भी उसका फाइनेंशियल साइज हो सकता है। उसका लीगल फॉर्म कुछ भी हो सकता है, वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो सकती है, वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो सकती है एंटिटी, वो एलएलपी, एलएलसी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, पब्लिक सेक्टर कंपनी, लिस्टेड कंपनी, ठीक है, कोई भी उसका लीगल फॉर्म हो सकता है। तो ये एंटिटी का डिस्क्रिप्शन आपको यहां से लेकर यहां तक पॉइंट नंबर 4 में मिलता है, ठीक है भाई साहब। फिर 5वां पॉइंट हमें क्या मिलता है यहाँ पर? when such an examination is conducted with a view to expressing an opinion thereon, यानी जब भी ये ऑडिट की प्रोसीजर इस ओपिनियन को एक्सप्रेस करने के मोटिव से कंडक्ट की जाएगी, ऐसी प्रोसेस को हम कहते हैं ऑडिट, ठीक है। ये बातें आपको समझ गई। तो कुल मिलाकर इस डेफिनेशन में 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए हमारे इंस्टीट्यूट ने बताए हुए हैं, वो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, ठीक है भाई साहब। तो 5 पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पर बता दिए, यानी 5 पॉइंट्स में हमने इस डेफिनेशन को ब्रेक डाउन किया। उसके बाद देखो, हमारे प्यारे प्यारे इंस्टीट्यूट ने हमारे लिए एक इंसाइजिव एनालिसिस बनाया है। उसमें सबसे पहला पॉइंट क्या बोला है उन्होंने? देखो, एन इंसाइजिव एनालिसिस ऑफ द अबव मीनिंग ऑफ ऑडिटिंग ब्रिंग्स आउट फॉलोइंग पॉइंट्स क्लियरली। अब यहाँ पर ये जो डेफिनेशन है ना, ये डेफिनेशन केवल और केवल हमारे इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में, ये आपके किसी भी स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग में या किसी भी एंगेजमेंट या क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड में आपको ऑडिट की डेफिनेशन नहीं मिलेगी। ये डेफिनेशन हमारे स्टडी मटेरियल में आपको मिलेगी। तो जब हम इस डेफिनेशन का एनालिसिस करते हैं तो हमें 5 पॉइंट्स मिले, वही पॉइंट्स हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस करने हैं। तो ऑडिट क्या है? सबसे पहला पॉइंट, ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। यहाँ पर इंडिपेंडेंट जो ये स्टेटस है ना, ये स्टेटस का डिस्क्रिप्शन आपको इस पैराग्राफ में और इन 2 एग्जाम्पल्स में दिया हुआ है। Independence here implies that the judgment of a person is not subordinate to the wishes or direction of another person who might have engaged him। इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों? जो आपका जजमेंट है, यानी जो ऑडिट ओपिनियन आप देने वाले हो, वो किसी दूसरे व्यक्ति के
हिसाब से आप नहीं दोगे या किसी दूसरे व्यक्ति के, जिस व्यक्ति ने आपको हायर किया है उसके हिसाब से नहीं दोगे, आप इंडिपेंडेंटली दोगे, विदाउट एनी बायस दोगे, एज अ न्यूट्रल पर्सन, एज अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट आप अपना ओपिनियन दोगे, इसे कहा जाता है इंडिपेंडेंस। तो इंडिपेंडेंट ये जो स्टेटस है, आपका माइंड भी इंडिपेंडेंट होना चाहिए और आपका फिजिकल अपीयरेंस भी इंडिपेंडेंट दिखना चाहिए। तो दो प्रकार की रिक्वायरमेंट होती है। Independence here implies that the judgment of a person is not subordinate to the wishes or direction of another person who might have engaged him। यानी आपका जो जजमेंट है वो फ्री एंड फेयर होना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या आता है यहां पर, द ऑडिटर, सब कुछ हो रहा है ना भाई, रिकॉर्ड हाँ हो रहा है। The auditor should be independent of entity whose financial statements are subject to audit so that he can form an opinion without being affected by any influence। यानी जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है उसका किसी भी तरीके का कोई भी फाइनेंशियल इंटरेस्ट उस एंटिटी में नहीं होना चाहिए जिस एंटिटी का ऑडिट एक चार्टर्ड अकाउंटेंट कर रहा है, किसी भी प्रकार का कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। द ऑडिटर शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ द एंटिटी, यानी उस एंटिटी के साथ आपका कोई भी संबंध नहीं होना चाहिए। Independence increases auditors' ability to act objectively without creeping in any of biases। तो इंडिपेंडेंस का मतलब आपको रिवाइज हो गया, आपका जो जजमेंट है वो फ्री एंड फेयर होना चाहिए, एंटिटी के साथ आपका कोई भी किसी भी तरीके का फाइनेंशियल इंटरेस्ट जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। और जब आपका जजमेंट एंड स्टेटस इंडिपेंडेंट होता है तब क्या होता है, तब ऑडिटर की एबिलिटी जो है ऑब्जेक्टिवली काम करने की और अनबायस तरीके से ओपिनियन देने की वो एनहांस होती है। ठीक है भाई साहब, अब ये जो इंडिपेंडेंस वाला पॉइंट है, इसको समझाने के लिए हमें दो सिनेरियोज दिए गए हैं, दो एग्जांपल्स दिए गए। एग्जांपल 1 क्या कहता है, कंसिडर फॉर एग्जांपल अ पर्सन हु रिक्वेस्ट हिज ब्रदर a chartered accountant to audit accounts of his proprietary concern and issue a report। अब यहां पर एग्जांपल 1 में कौन सा सिनारियो दिया गया है, फैमिली रिलेशंस। ठीक है, आप भी नोट डाउन कर सकते हो। एग्जाम्पल 1 हमें फैमिली रिलेशन के बारे में बताता है। ऐसे फैमिली रिलेशंस के केसेस में जनरली आपका इंडिपेंडेंस जो नेचर होता है वो आप मेंटेन नहीं कर पाओगे। Consider, for example, a person who requests his brother, a chartered accountant, to audit accounts of his proprietary concern and issue a report। दो भाई है, उसमें से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एक का बिजनेस है अंडर सोल प्रोपराइटरशिप, उसका लीगल स्टेटस है सोल प्रोपराइटर। तो जो जिस व्यक्ति का, जिस भाई का बिजनेस है वो अपने सगे भाई को बोल रहा है कि भाई साहब आप ही मेरे कंपनी को ऑडिट करके ऑडिट रिपोर्ट प्रोवाइड कर दो। कैन CA ऑडिट अकाउंट्स ऑफ कंसर्न इन विच हिज ब्रदर इज सोल प्रोपराइटर, यानी जहां पर आपका डायरेक्ट फैमिली रिलेशन है, डायरेक्ट फैमिली जो है वहीं पे आप क्या ऑडिट कर सकते हो क्या? तो सवाल का जवाब है नो, आप ये काम नहीं कर पाओगे। उसका जस्टिफिकेशन क्या है, नो ही कैन नॉट, यानी जो भाई सीए है वो अपने भाई के बिजनेस एंटिटी का ऑडिट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? It is due to the fact that there would be no independence in such case due to relationship by birth between CA and his brother। यानी हमने क्या बोला था, फैमिली रिलेशन का एग्जाम्पल है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, हमारा इंस्टीट्यूट क्या कहता है कि नो, नहीं भाई साहब आप ऐसे केसेस में अपनी प्रोफेशनल सर्विस एज एन ऑडिटर नहीं दे सकते। इट इज ड्यू टू द फैक्ट that there would be no independence in such case due to relationship by birth between CA and his brother। he would be subject to influence from his brother। तो भाई क्या बोलेगा, यार अच्छी रिपोर्ट बना, यानी बैंक से भी लोन मिल जाएगा, सारे सब चीज़ें अच्छी हो जाएगी। तो ये एक क्या होगा, बायस आ जाएगा। तो हमें एक न्यूट्रल पर्सन चाहिए होता है जिसका ना तो कोई फैमिली रिलेशन है ना किसी प्रकार का कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट है। अब ये जो दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे बताया गया है, ये दूसरा एग्जाम्पल है आपका फाइनेंशियल इंटरेस्ट का। पहला सिनेरियो हमने क्या देखा, फैमिली रिलेशन यानी डायरेक्ट रिलेशन के केस में भी आप अपने फैमिली मेंबर के किसी बिजनेस एंटिटी का ऑडिट नहीं कर सकते। और जहां पर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट है किसी एंटिटी में, यानी इन्वेस्टमेंट है या किसी लोन देके रखा है, तो ऐसे केसेस में भी आप लोग उस एंटिटी का बिजनेस ऑडिट नहीं कर पाओगे। टेक अनदर केस वेयर अ सीए हैज इन्वेस्टेड इन शेयर्स ऑफ अ कंपनी। एक प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है,
उसके शेयर्स में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने इन्वेस्टमेंट करके रखा है। कैन ही ऑडिट अकाउंट्स ऑफ सच कंपनी इन विच ही होल्ड शेयर्स, तो जहां पे आपका खुद का इन्वेस्टमेंट है आप ऐसे कंपनी में ऑडिट नहीं कर सकते। द आंसर इज रिजाउंडिंग नो, यानी भाई साहब बिल्कुल भी नहीं, सोचना भी मत। इट इज ड्यू टू द फैक्ट, अब जस्टिफिकेशन क्या है क्यों ऑडिट नहीं कर सकते? इट इज ड्यू टू द फैक्ट that by holding shares of the company his own self interest get involved, his own money is invested in the company and he may not be able to form judgment independently on the financial statements of the company। तो ये क्या करेगा, इसे इनके शेयर्स में फायदा होना चाहिए इसलिए वो फेवरेबल रिपोर्ट दे सकता है या कुछ मिसस्टेटमेंट दे सकता है या मिसस्टेटमेंट को इग्नोर कर सकता है। तो ऐसे बहुत ज़्यादा रिस्क हो जाती है जहाँ पर भी किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट का पर्सनल फाइनेंशियल इंटरेस्ट या कोई बिजनेस इंटरेस्ट उस एंटिटी में है। तो मित्रों जो आपका इंडिपेंडेंस है, इंडिपेंडेंस का मीनिंग आपको इस पहले पैराग्राफ में मिला है और इंडिपेंडेंस के सिनेरियो समझाने के लिए हमारे इंस्टीट्यूट ने हमें दो एग्जाम्पल दिए हैं। पहला है फैमिली रिलेशन वाला और दूसरा है फाइनेंशियल इंटरेस्ट वाला। ठीक है, इन दोनों सिनेरियो में आप एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट किसी एंटिटी का ऑडिट नहीं कर पाओगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारा दूसरा पॉइंट, डेफिनेशन का दूसरा की पॉइंट है, उसको डिस्कस करते हैं। यानी सबसे पहले हमने क्या बोला था, एन ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले हमारा की टर्म कौन सा आया था, इंडिपेंडेंस। तो हमने पॉइंट नंबर 1 में इंडिपेंडेंस को कंप्लीटली डिस्कस किया। अब हमारा दूसरा सेगमेंट क्या आता है, एनी एंटिटी। तो अब हम लोग दूसरे की पॉइंट में एंटिटी के बारे में डिस्कशन करते हैं। द एंटिटी whose financial information is examined need not necessarily be profit oriented like in case of a business। तो मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन दोनों केसेस में हो सकते हैं, यानी कमर्शियल ट्रांजैक्शन जहां पर प्रॉफिट मोटिव है एंड नॉन कमर्शियल ट्रांजैक्शन जहां पर सोशल वेलफेयर का मोटिव है, यानी प्रॉफिट मोटिव नहीं है। प्रॉफिट मोटिव में क्या सिनेरियो होता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, इस फॉर्मूला पे काम होता है। और नॉन प्रॉफिट मोटिव क्या होता है, भाई साहब हमारा प्रॉफिट कमाने का मोटिव नहीं है, हम सोशल वेलफेयर करेंगे, किसी की जिंदगी सुधारेंगे, एनवायरमेंट के लिए काम करेंगे, उसमें से हमें पैसा कमाने का कोई मोटिव नहीं होता है, हमारा देने का यानी दान धर्म पुण्य करने का मोटिव होता है इन जनरल। ठीक है, तो द एंटिटी हुज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज एग्जामिन्ड नीड नॉट नेसेसरीली बी प्रॉफिट ओरिएंटेड लाइक इन केस ऑफ अ बिजनेस। यानी जो भी एंटिटी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जनरेट करती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जनरेट करती है, वहां पर ऑडिट एप्लीकेबल होता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, आइदर कमर्शियल नॉन कमर्शियल। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जनरेट हो रही है ना, तो ऑडिट वहां पर एप्लीकेबल होता है। It can be non-profit organization like an NGO, यानी non-governmental organization or a charitable trust. Audit can be undertaken in respect of any organization, be it small, medium or large. उसका नेचर आपको बता दिया, वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, और यहाँ पर साइज भी बता दिया, स्मॉल, मीडियम या लार्ज। वो एमएसएमई भी हो सकती है, वो लघु उद्योग भी हो सकती है, या फिर वो मल्टीनेशनल कंपनी भी हो सकती है। फर्दर it can be conducted for any entity irrespective of its legal structure. That is, such an entity may be a proprietary concern यानी sole proprietorship, a partnership firm, an LLP, a private limited company, a public company, a society और a trust। उसका लीगल फॉर्म कुछ भी हो सकता है। तो एंटिटी के बारे में आपकी कंप्लीट जानकारी इस की पॉइंट में डिस्कस हो जाती है। जो भी एंटिटी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जनरेट करेगी वहां पर ऑडिट एप्लीकेबल होता है या हो सकता है। यानी कोई एंटिटीज ऐसी होती है जिनके लिए ऑडिट करना मैंडेटरी है, लेकिन कोई एंटिटीज ऐसी है जिनके लिए ऑडिट करना एक वॉलेंटरी चॉइस होता है, यानी उन्हें अगर लगता है ऑडिट कराना चाहिए तो वो ऑडिटर अपॉइंट करके ऑडिट करा सकते, उनके लिए मैंडेटरी नहीं होता है। अब हमारा तीसरा पॉइंट क्या आता है भाई साहब, हमने क्या क्या देखा, ऑडिट का डिस्क्रिप्शन देखा, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का किसी भी एंटिटी का, एंटिटी के डिस्क्रिप्शन के बारे में भी हमने जानकारी हासिल कर ली। अब हमारा लास्ट की पॉइंट जो है वो है एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन देयर ऑन। अब ऑडिटर के ओपिनियन के बारे में क्या क्या की पॉइंट्स हमें ध्यान में रखने हैं। द पर्पज ऑफ ऑडिट इज टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है, एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के 4 इंपैक्ट जनरेट होते हैं। आइदर इनकम जनरेट होगा या तो एक्सपेंसेस, इनकम, एक्सपेंस, असेट, लायबिलिटी, इन 4 कैटेगरी में किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के
इम्पैक्ट को हम रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है भाई साहब। अब ये इनकम एक्सपेंस असेट लाइबिलिटी जो है, तो इनकम एंड एक्सपेंसेस आपके P&L अकाउंट में जाएंगे, असेट एंड लाइबिलिटी आपकी बैलेंस शीट में जाएगी। आपका फाइनेंशियल सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनता है? P&L अकाउंट, बैलेंस शीट, शेड्यूल्स टू अकाउंट्स, नोट्स टू अकाउंट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट, इन 5 चीजों से मिलकर आपका जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है। तो जब भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करेंगे, आपके दिमाग में जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का सेट आना चाहिए। द पर्पज ऑफ ऑडिट इज टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये जो ऑडिट की प्रोसेस है, इसका कोर पर्पस क्या है? टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब वो ओपिनियन डिपेंड करेगा आपने जो ऑडिट प्रोसीजर्स फॉलो की, आपने किस तरीके का ऑडिट एविडेंस मिला, वो ऑडिट एविडेंस ट्रू एंड फेयर नेचर डिपिक्ट करता है या फिर कोई मिसस्टेटमेंट या फ्रॉड किस तरीके की सिचुएशन को डिपिक्ट करता है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा आपका ऑडिट ओपिनियन क्या है। रेगुलर ऑडिट ओपिनियन है, मॉडिफाइड ऑडिट ओपिनियन है, डिस्क्लेमर ओपिनियन है, या फिर आप रिजाइन करते हो। तो सारी की सारी चीजें क्या डिपेंड करेगी? आपको किस तरीके का ऑडिट एविडेंस मिलता है, आपको कौन से फैक्ट्स मिलते हैं, उसके बेसिस के ऊपर आपका ओपिनियन डिजाइन होगा। द पर्पज ऑफ ऑडिट इज टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब यहाँ पर बॉक्स में इंफॉर्मेशन दी गई है, दैट मीन्स ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन कंटिन्यूएशन में आपको यहाँ पर दी गई है। Understand that the preparation and presentation of financial statements of an entity is responsibility of management of entity. The auditor expresses an opinion on financial statements by means of an written audit report. तो यहाँ पर clearly बता दिया गया है कि देखो हमेशा क्या बात होती है? द पर्पज ऑफ द ऑडिट इज टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में P&L, बैलेंस शीट, शेड्यूल्स टू अकाउंट्स, नोट्स टू अकाउंट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सारी चीजें बनाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? ये सारी चीजें बनाने की जिम्मेदारी यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने की जिम्मेदारी होती है मैनेजमेंट की, एंटिटी की, दोज चार्ज विद गवर्नेंस की। ऑडिटर जो होता है वो एक थर्ड पार्टी होता है, वो एक इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल होता है, उसे उसका अकाउंटिंग का काम नहीं होता है। ऑडिटर क्या करेगा? जो रेडीली तैयार फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसको चेक करेगा, उसके बेसिस के ऊपर अपना ओपिनियन देगा। तो यही बात आपको यहाँ पर क्लैरिटी के साथ बताई गई है। ऑडिटर का काम अकाउंटिंग का नहीं है। जो अकाउंटिंग कर चुके हैं, अकाउंटिंग प्रोसेस को फॉलो करने के बाद जो डेटा जनरेट हुआ है इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उस डेटा को रीवेरिफिकेशन करना ये ऑडिटर का काम होता है। रीवेरिफिकेशन करने के बाद फिर अपना ओपिनियन ऑडिट रिपोर्ट में देना होता है। तो ये वाला पैराग्राफ आपको मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये दो बातें बताती है। ठीक है, उसके बाद में यहां पर क्या कहा गया है? अंडरस्टैंड दैट द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एन एंटिटी इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द एंटिटी। ऑडिटर की जिम्मेदारी क्या है? द ऑडिटर expresses an opinion on financial statements by means of return audit report. तो रिटर्न ऑडिट रिपोर्ट बनाते समय ऑडिटर को कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए? यानी ऑडिट करते समय, अपना ओपिनियन बनाते समय, एविडेंस गैदर करते समय ऑडिटर को कौन सी स्टेप्स फॉलो करना है, किन बातों का ध्यान रखना है, उसका डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पर मिलता है। क्या बोला गया है यहाँ पर? इन डूइंग सो, यानी ऑडिट करने के, ऑडिट जब कोई ऑडिटर करता है तब, इन डूइंग सो he has to see that financial statements would not mislead anybody। यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो भी इंफॉर्मेशन है, उस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के दो प्रकार के यूजर्स होते हैं, इंटरनल यूजर्स एंड एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स में आपके आते हैं मैनेजमेंट, दोज चार्ज विद गवर्नेंस एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। उसके बाद में एक्सटर्नल यूजर्स में आते हैं आपके इन्वेस्टर्स, लेंडर्स यानी जो आपके क्रेडिटर्स होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, आपके एम्प्लॉयज, गवर्नमेंट एंड रेगुलेटरी एजेंसीज एंड सोसाइटी एट लार्ज। ऐसे 3 इधर और 5-6 इधर, ऐसे 2 कैटेगरी के यूजर्स होते हैं, इंटरनल यूजर्स, एक्सटर्नल यूजर्स। तो जो भी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की इंफॉर्मेशन को बेस बना के अपने इकोनॉमिक डिसीजन लेने वाला है, ऐसे व्यक्तियों को मिसलीड नहीं करना चाहिए कोई भी सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो यहां पर क्या कहा गया है? इन डूइंग सो, यानी व्हाइल परफॉर्मिंग द ऑडिट, द ऑडिटर हैज टू सी दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वुड नॉट मिसलीड एनीबडी। किसी भी प्रकार का कोई मिसस्टेटमेंट उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं होना चाहिए। तो मिसस्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए ऑडिटर को क्या करना चाहिए? बाय एंश्योरिंग दैट नंबर 1, द अकाउंट्स हैव बीन ड्रॉन अप विथ रेफरेंस टू द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जितने भी अकाउंटिंग एंड लेजर अकाउंट्स बने हैं वो प्रॉपरली जर्नल एंट्री के रूल्स फॉलो करके बने हैं। देन पॉइंट नंबर 2,
द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर एडिक्वेटली सपोर्टेड बाय सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। आपके जर्नल एंड लेजर में जितनी भी डबल एंट्रीज है उन सारे के सारे डबल एंट्रीज के ओरिजिनल सोर्स डॉक्यूमेंट्स आपको वाउचिंग करते समय मिलने चाहिए। सपोर्टेड अप्रोप्रिएट एविडेंस, ठीक है। देन पॉइंट नंबर 3, नन ऑफ द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट हैज बीन ओमिटेड इन द प्रोसेस ऑफ कंपाइलेशन, यानी एरर ऑफ ओमिशन नहीं है। जितने ट्रांजैक्शन हुए हैं, जितने सोर्स डॉक्यूमेंट्स है, वो सारे के सारे ट्रांजैक्शंस एंड सोर्स डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली जर्नल एंट्री के रूल्स को फॉलो करते हुए उनकी डबल एंट्री की गई है। किसी भी इंफॉर्मेशन को आपने छोड़ा नहीं है, दैट मीन्स मैनेजमेंट ने छोड़ा नहीं है, एरर ऑफ ओमिशन नहीं हुआ है। उसके बाद द इंफॉर्मेशन कन्वेड बाय द स्टेटमेंट्स इज क्लियर एंड अनएम्बिगियस, एकदम क्लियर कट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देन नेक्स्ट पॉइंट, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमाउंट्स आर प्रॉपरली क्लासिफाइड, डिस्क्राइब्ड एंड डिस्क्लोज्ड इन कंफर्मिटी विथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जितनी भी अमाउंट आएगी 4 कैटेगरीज में, इनकम, एक्सपेंस, असेट, लाइबिलिटीज, शेड्यूल्स टू अकाउंट्स, नोट्स टू अकाउंट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। जितनी भी अमाउंट्स है उनको प्रॉपरली क्लासिफाई करना है, यानी फिक्स्ड असेट अगर आप दिखा रहे हो तो फिक्स्ड असेट में आपके प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, तो जो भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क होगा, जैसे कंपनी है तो कंपनी को शेड्यूल 3 फॉलो करना पड़ेगा, बैंकिंग कंपनी है तो बैंकिंग कंपनी का जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का फॉर्मेट फॉलो करना पड़ेगा, इंश्योरेंस कंपनी है तो इंश्योरेंस कंपनी वाला फॉर्मेट फॉलो करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है तो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी वाला फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फॉर्मेट फॉलो करना पड़ेगा, करेक्ट। तो जो भी प्रॉपर क्लासिफिकेशन है वो डिपेंड करेगा आपके एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के ऊपर। तो ऑडिटर को क्या इंश्योर करना है, जितने भी अमाउंट्स, जो भी फाइनेंशियल डेटा है वो प्रॉपरली फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से क्लासिफाई किया गया है। उसके बाद डिस्क्राइब्ड एंड डिस्क्लोज्ड इन कंफर्मिटी विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो यहाँ पर अकाउंटिंग में आपको 2 प्रकार के स्टैंडर्ड्स अप्लीकेबल होंगे, या तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो जो भी आपकी एंटिटी का नेचर है, जो भी आपके अकाउंटिंग या इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, वो स्टैंडर्ड्स के हिसाब से सारी कोई अमाउंट जो है उनका डिस्क्रिप्शन, डिस्क्लोजर होना चाहिए, यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, the statement of accounts present a true and fair picture of the operational results of the assets and liabilities। यानी आपके जितने भी इनकम, एक्सपेंस, असेट, लाइबिलिटी, शेड्यूल्स टू अकाउंट्स, नोट्स टू अकाउंट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट, डायरेक्टर की रिपोर्ट, फलाना रिपोर्ट, ढिमकाना रिपोर्ट, जितना भी सेट ऑफ जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें जितनी भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन या नॉन फाइनेंशियल नेचर की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन बिजनेस के ऑपरेशनल रिजल्ट्स का, यानी असेट्स एंड लाइबिलिटीज का, इनकम एंड एक्सपेंसेस का ट्रू एंड फेयर पिक्चर डिपिक्ट करती है कि नहीं करती है, ये ऑडिटर को फाइंड आउट करना है और वो बताना है। तो जब भी आप ऑडिट करोगे एज एन ऑडिटर, आपको पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये 6 पॉइंट हमेशा इंश्योर करने हैं, ठीक है। ओपिनियन देने से पहले ये 6 पॉइंट्स आपको इंश्योर करने, ये 6 स्टेप्स आपको फॉलो करनी पड़ेगी। तो ये था आपका लास्ट वाला पॉइंट जो है ओपिनियन देने वाला। तो डेफिनेशन हमने पढ़ ली, पॉइंट्स को डिकोड कर लिया, उसका एक्सप्लेनेशन भी हमने रिवाइज कर लिया। अब सबसे आखिरी वाला पॉइंट बचता है जो आने वाले चैप्टर्स में आपको बहुत ज्यादा रिलेवेंट होने वाला है, और वो पॉइंट हमारा है मित्रों रीजनेबल एश्योरेंस का। यहां पर केवल एश्योरेंस कहा गया, लेकिन ऑडिटिंग की जो प्रोसीजर है वो हमेशा रीजनेबल एश्योरेंस जनरेट करती है। क्यों? क्योंकि आगे जब हम पढ़ेंगे ऐसे 200 के बारे में, तो ऐसे 200 में बताया गया है देयर आर इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट की वजह से हम जो भी ऑडिट एविडेंस गैदर करते हैं वो परसुएसिव नेचर का होता है, वो कंक्लूसिव नेचर का नहीं होता है। इसीलिए हम एब्सोल्यूट एश्योरेंस कभी भी प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, हम केवल और केवल एज एन ऑडिटर रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड कर पाएंगे। एब्सोल्यूट एश्योरेंस क्यों प्रोवाइड नहीं कर सकते, हम रीजनेबल एश्योरेंस ही क्यों प्रोवाइड कर सकते हैं? बिकॉज देयर आर इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। ठीक है, तो ये वाला पैराग्राफ मैं आपको पढ़ के रिवाइज कराता हूं। Auditing provides assurance. Its basic nature lies in providing assurance to users, providing confidence to users of financial statements. तो बेसिकली आप एश्योरेंस प्रोवाइड करते हो यूजर्स को। ये रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड करके यूजर्स को क्या वैल्यू मिलती है? तो भाई साहब यूजर्स को एक कॉन्फिडेंस मिलता है रिगार्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या कॉन्फिडेंस मिलता है उनको? कि जितने भी आपके स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स है, जो भी ऑपरेशनल रिजल्ट्स है, जो भी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज की फिगर्स है, वो ट्रू एंड फेयर पिक्चर डिपिक्ट करती है या नहीं करती है।
ठीक है, ये कॉन्फिडेंस आप यूजर्स को देते हो। सच एन एश्योरेंस लेंड्स क्रेडिबिलिटी टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी अगर एक ऑडिटर ऑडिट रिपोर्ट प्रोवाइड करता है तो उसकी वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की क्रेडिबिलिटी भी बढ़ती है। ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रोवाइड कॉन्फिडेंस टू यूजर्स दैट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिफ्लेक्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैन बी रिलाइड अपॉन फॉर इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग। तो ये होता है आपके रीजनेबल एश्योरेंस का इंपॉर्टेंस। तो यहाँ पर हमारा जो टॉपिक था मीनिंग एंड नेचर ऑफ ऑडिटिंग, उसकी रिवीजन होती है कंप्लीट। और आई होप कि आपको ये कंप्लीट रिवीजन जो है बहुत सही तरीके से आपको ये टॉपिक समझ में आ गया है। अब ये जो रिवीजन वीडियोस है ना, ये इसी स्पीड से चलने वाले हैं, यानी थोड़ा फास्ट ही हम चलेंगे। अब जैसे कि अगर रेगुलर बैच होती तो इस रेगुलर बैच में हम पूरा का पूरा प्रॉपरली डिकोड करके अच्छे से पढ़ते, लेकिन अभी हमारा रिवीजन है तो मैंने जितना रिवीजन के लिए ज़रूरत है उतनी ही बातें आपको फटाफट रिवाइज कराई है। तो ये वीडियो होता है यहाँ पर समाप्त। अगले वीडियो में हम रिवाइज करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, जिसका टाइटल है टॉपिक नंबर 4। ये हमारे स्टडी मटेरियल में पेज नंबर 1.6 पर दिया गया है और टॉपिक है इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ ऑडिटिंग, रिलेशनशिप विद डाइवर्स सब्जेक्ट। यानी अगर आपको ऑडिटर बनना है, ऑडिटिंग के फील्ड में अपना करियर बनाना है, तो और भी बहुत सारे रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं जिनका नॉलेज आपको होना चाहिए। उन रिलेटेड सब्जेक्ट का नॉलेज अगर आपको है तभी आप एक प्रॉपर ऑडिटिंग प्रोफेशनल बन सकते हो, यानी ऑडिटिंग की प्रोफेशन में अपना करियर परस्यू कर सकते हो। तो ये टॉपिक नंबर 4 में हम लोग रिवाइज करेंगे, लेकिन अगले वीडियो में, ठीक है। तो जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियोस को लाइक जरूर करिए एंड शेयर जरूर करिए। और ये वीडियोस आपको मई 2025 की एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल है।